ये कहानी दिल्ली में रहने वाले एक शादीशुदा जोड़े रेखा और अशोक की है, जिन्हें बरसों से कोई औलाद नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आती है। उनके औलाद तो हो जाती है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी औलाद राज को अपनी जान पर खेलकर चुकानी पड़ती है। रात के 11 बजे का समय था। राघव अपनी साइकिल को पहाड़ी इलाके के कच्चे रास्ते पर दौड़ाए जा रहा था। उसकी साइकिल के पीछे करियर पर एक दूध का डोलू रखा हुआ था। राघव गुस्से में बड़बड़ाता हुआ साइकिल चलाए जा रहा था। अच्छा खासा दोपहर के समय दूध लेने जा रहा था, मगर मेरी पत्नी, क्या बोलूं अपनी पत्नी को। तभी राघव के कानों में किसी लड़की के गुनगुनाने की मधुर आवाज टकराई और उसकी नाक में किसी गुलाब की तेज खुशबू आने लगी। राघव अपनी साइकिल रोककर इधर उधर देखने लगा। रात के साए और घने जंगल में स्थित बड़े बड़े पेड़ों के बिना कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राघव ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और इधर उधर देखने लगा। तभी राघव की नजर एक तालाब पर पड़ी और वहां पर उसकी नजर एक काली छाया पर पड़ी। उस छाया को देखकर राघव अपने आप से बात करने लगा। यह छाया तो किसी लड़की की लग रही है। कहीं कोई टूरिस्ट यहां पर आकर रास्ता तो नहीं भटक गई। इतना बोलकर राघव अपने साइकिल को छोड़कर उस तालाब की ओर जाने लगा। राघव ने देखा, एक लड़की लाल रंग की साड़ी पहने घुटनों के बल वहां पर बैठी हुई थी। उस लड़की ने अपना चेहरा छुपा रखा था। राघव उस लड़की की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम और इस घने जंगल और तालाब के किनारे क्या कर रही हो? राघव के कहने पर उस लड़की ने जैसे ही अपना सर उठाया, उसका भयानक चेहरा देखकर राघव की आंखें दहशत और खौफ से फटी की फटी रह गई। राघव की चीख जंगल के सन्नाटे को चीरकर शांत हो गई। काजल अपने रूम में बैग्स पैक कर रही थी कि तभी काजल का पति राज वहां आकर उससे बोला, ये क्या काजल, तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की। काजल, पैकिंग करना इतना आसान नहीं होता, राज, उसमें टाइम लगता है। अरे यार काजल, महेश कुछ ही देर में आता ही होगा, हमें माँ के आने से पहले ही निकलना होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम मॉम को बता देंगे कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बात को समझ नहीं रही हो काजल। मॉम को शुरू से ही ना जाने क्यों चिढ़ है। जिस जगह हम घूमने जा रहे हैं फटाफट पैकिंग करो, आधे घंटे में हमें निकलना है। इतना बोलकर राज अपने कमरे से बाहर निकलकर हाल में पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ रेखा उसे देखकर घूर कर बोलने लगी, मेरी समझ में नहीं आता राज, पूरे देश में तुम्हें वही जगह क्यों मिल रही है घूमने के लिए जहां जिस जगह से मुझे सख्त नफरत है। मॉम, काजल का शुरू से ही नैनीताल और रोहिणीताल घूमने का मन है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ आपकी वजह से मैं और काजल अकेले नहीं जा रहे, मेरा दोस्त महेश भी मेरे साथ जा रहा है। अचानक राज की मां की आंखों में दहशत और खौफ के साए लहराने लगे। रेखा डरे हुए अंदाज में राज की ओर देखकर बोली, मेरा कहाँ मान बेटा, वहां मत जा। राज अपनी मां की बात पर गुस्से से बोला, राज बस कीजिए मॉम, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। इतना बोलकर वह फिर से अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद महेश अपनी कार लेकर आ गया। राज अपनी मां की ओर देखकर बोला, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। वह सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेहद सुंदर घर था, जिसके चारों ओर हरियाली और सुंदर पेड़ खड़े उसकी खूबसूरती बयान कर रहे थे। उस घर के अंदर गुड़िया काफी देर से साफ सफाई का काम करने में व्यस्त थी। गुड़िया उस घर में नौकरी किया करती थी। तभी वहां पर एक स्कूल मास्टर की तरह दिखने वाला व्यक्ति आया, जिसका नाम पंडित था, जो कि रोहिणीताल के एक स्कूल में संस्कृत के मास्टर थे। गुड़िया की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोलने लगा, ये क्या गुड़िया, 2 दिन से तुम इस घर की सफाई नहीं कर पाई। साहब, आप तो जानते हैं कि मेरा पति राघव कई दिनों से घर वापस नहीं आया। उसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। इतने दिन वो कभी लापता नहीं हुआ। अरे वो तुम्हारा पति एक नंबर का पियक्कड़ शराबी है, पड़ा होगा कहीं पीकर। तुम अपने काम पर ध्यान दो। दिल्ली शहर से मेरा दोस्त राज अपनी पत्नी काजल और अपने दोस्त महेश के साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आने वाला है। हो सकता है
वह लोग शाम को यहाँ पर आ जाएं। इतना बोलकर पंडित एक शीशे की खिड़की के बाहर खड़े होकर बाहर का दृश्य देखने लगा। पंडित ने देखा कि उनके घर के आसपास धुंध बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। पंडित बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोलने लगा, समझ में नहीं आ रहा ये कोहरा कैसे फैलता जा रहा है। मैंने आज तक इतनी तेजी से कोहरा फैलते नहीं देखा। पंडित गुड़िया की ओर देखकर बोले, गुड़िया मैं अभी आता हूं और सुनो, तुम्हें आज रात यहीं रुकना है। गुड़िया के कुछ भी बोलने से पहले पंडित तेज कदमों से घर के बाहर गार्डन में चला गया और अचानक से फैलती हुई उस धुंध को बड़ी हैरत की नजरों से देखने लगा। तभी अचानक पंडित को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई बड़ी फुर्ती से निकलकर उसकी आंखों के सामने से ओझल होकर एक घने पेड़ की दिशा की ओर चला गया हो। पंडित के कदम खुद ब खुद उस घने पेड़ की ओर बड़ी तेजी से चले गए। पंडित चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे तलाशने की कोशिश करता हुआ अपने आप से बोला, कोई तो था। आखिर कौन था जो बिजली की रफ्तार से निकलकर मेरे सामने से चला गया? क्या यह मेरा वहम था? तभी उसके कानों में किसी लड़की की सुरीली आवाज आने लगी। लड़की बोली, वो तुम्हारा वहम नहीं था, मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूं। अचानक पंडित के नाक में गुलाब की खुशबू आने लगी। पंडित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने बेहद सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने हुए खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी जो उसे इंसानों से कुछ अलग ही बना रही थी। न जाने क्यों पंडित के शरीर के रोगटे खड़े होने लगे। अचानक वहां आसपास देखते ही देखते और ज्यादा धुंध फैलने लगी। पंडित ने लड़खड़ाती हुई जुबान में उस लड़की की ओर देखकर बोला, क कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें भीमताल में आज तक नहीं देखा। वो सुंदर लड़की रहस्यमयी अंदाज में पंडित की ओर देखकर बोली, राज, क्या वो वापस आने वाला है? पंडित उस लड़की की बात सुनकर ना समझने वाले अंदाज में उसकी ओर देखकर बोले, कौन हो तुम और तुम किसकी बात कर रही हो? वो लड़की बोलने लगी, मुझे उसके आने की आहट लग चुकी है। तुम नहीं जानते, वर्षों से मैं उसका इंतजार कर रही हूं। उसके आने का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं जानती हूं वह आने वाला है जिसका इंतजार मैं वर्षों से कर रही हूं। यकीन मानो वह यहां आएगा तो जरूर, लेकिन यहां से कभी वापस नहीं जा पाएगा। पंडित, मैं तुम्हारी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। लड़की बोली, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूं कि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इतना बोलकर वह लड़की पंडित की ओर बड़े ही अजीब अंदाज में घूरते हुए भारी आवाज में बोली, तुम्हें मरना होगा। इतना बोलकर अचानक उस लड़की का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो गईं। उसके बाल इतने लंबे हो गए कि जमीन तक आ गए। वो पंडित को घूरने लगी। पंडित उस भयानक बला की ओर देखकर बोला, आखिर तुम हो कौन? वो बोली, क्या तुमने मेरे शरीर पर सुहागन का जोड़ा नहीं देखा? अचानक एक तेज तूफानी हवा का झोंका पंडित के शरीर से टकराया। वो भयानक दिखने वाली लड़की पंडित की ओर देखकर किसी जानवर की तरह चीखी। अचानक पंडित बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ एक पेड़ की नुकीली शाख से जा टकराया जो पंडित के सीने के आर पार हो गई। पंडित की चीख उस घर के आसपास गूंज गई। पंडित की चीख गुड़िया के कानों ने भी सुनी थी। गुड़िया घबराकर दौड़ती हुई जैसे ही बाहर की ओर निकली, अचानक वो भयानक लड़की एक काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। गुड़िया बाहर खड़ी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखी जा रही थी, मगर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गुड़िया को नहीं पता था कि ठीक उसके सामने उस घने पेड़ के ऊपर पंडित की लाश टंगी हुई थी। पंडित का चेहरा अचानक से ऐसा हो चुका था जैसे कि पंडित को मरे हुए वर्षों हो चुके हैं। पंडित का शरीर देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि पंडित के शरीर से खून की एक एक बूंद किसी ने बड़ी तेजी से निचोड़ ली हो। पंडित का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था और आंखें गायब हो चुकी थीं। रात के 2 बज रहे थे। राज की मां रेखा की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। वह अपने बंगले में बेचैनी की आलम में उधर उधर बड़बड़ाते हुए टहल रही थी। बरसों से जिस बात का मुझे डर था वही हुआ।
आजकल के बच्चे बड़ों की बात का मतलब ही नहीं समझते। पता नहीं अब क्या होगा। इतना बोलकर वो एक कुर्सी पर बैठकर 20 साल पुरानी यादों में खो गई। 20 साल पहले लवो भीमताल की पहाड़ियों पर घने जंगलों के बीच बसी हुई एक बहुत पुरानी हवेली थी। रेखा की उम्र उस समय 25 वर्ष के आसपास थी। रेखा अपने बच्चे को दूध पिला ही रही थी कि तभी उसका पति अशोक बारिश में भीगा हुआ घबराते हुए वहां आया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आप बारिश में भीग कैसे गए और आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अपनी पत्नी की बात सुनकर अशोक कांपते हुए बोला, अभी बातचीत करने का टाइम नहीं है, हमें अभी और इसी वक्त यहां से निकलना होगा। रेखा, निकलना होगा से क्या मतलब है आपका? सब कुछ ठीक तो है, जल्दी से मुन्ना को उठाओ, मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। रेखा, वेट, सारा सामान बिखरा पड़ा है, हम यहां पर काफी टाइम से रह रहे हैं, पैकिंग तो कर लेने दो। तभी अशोक चीखता हुआ रेखा की ओर देखकर बोला, जो सामान जहां बिखरा है वहीं पर बिखरा रहने दो। बोला ना हमें अभी और इसी टाइम यहां से निकलना है। सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अब चलो यहां से। इतना बोलकर अशोक ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और रेखा का हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले आया और बगैर देरी किए हुए कार स्टार्ट करके तेज रफ्तार से कार को ड्राइव करने लगा। अशोक की कार कुछ ही दूर चली थी कि तभी एक काला साया बिजली की गति से अशोक की कार के सामने आकर खड़ा हो गया। वो काला साया एक बड़ी ही भयानक और विचित्र दिखने वाली किसी औरत का था। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं, उसके लंबे बाल सड़क तक फैले हुए थे। उस विचित्र औरत के भयानक साये को देखकर रेखा की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। वह कांपते हुए अपने पति अशोक की ओर देखकर बोली, आखिर यह सब क्या हो रहा है? कौन है ये? रेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वो विचित्र भयानक औरत भारी आवाज में अशोक की ओर घूरते हुए बोली, तुम इसे जहां भी चाहे ले जाओ, लेकिन इसे यहीं पर वापस आना होगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है और यह धोखा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अचानक अशोक ने अपनी कार उस काले साये के ऊपर तेज गति से दौड़ा दी। अगले ही पल एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। अचानक मोबाइल की घंटी बजने से रेखा अपनी 20 साल पुरानी उस भयानक याद से बाहर आ गई और मोबाइल स्क्रीन के नंबर को गौर से देखने लगी। वह नंबर रेखा के लिए नया था। रेखा अपने आप से बोली, इतनी रात गए किसका फोन आ सकता है? इतना बोलकर रेखा ने कॉल रिसीव कर ली। रेखा, हेलो। मगर हेलो के जवाब में दूसरी ओर एक स्त्री के हंसने की आवाज रेखा के कानों में पड़ी। उस स्त्री की आवाज को सुनकर रेखा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। रेखा की आंखों में खौफ दौड़ने लगा। रेखा फोन पर, हेलो कौन? मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उधर जंगल के पहाड़ों में गुड़िया घर के बाहर खड़ी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखी जा रही थी, मगर उस सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गुड़िया अपने आप से बोली, पता नहीं मेरा वहम था या सच, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि पंडित बुरी तरह से चीखे हों। इतना बोलकर गुड़िया की नजरें फिर से पंडित को तलाशने लगी। तभी एक कार गेट के अंदर आकर गार्डन में रुक गई और उसमें से 3 लोग बाहर निकल आए। गुड़िया उन तीनों को घूरने लगी। उस कार में कोई और नहीं बल्कि राज, महेश और काजल सवार थे। राज मुस्कुराता हुआ गुड़िया की ओर देखकर बोला, मेरा नाम राज है, यह मेरी पत्नी काजल और यह मेरा दोस्त महेश है। हम पंडित के दोस्त हैं। तुम कह सकती हो कि हम उनके मेहमान हैं। वैसे पंडित कहाँ है? उन्होंने हमसे कहा था कि वह हमारे स्वागत के लिए अपने घर पर ही मिलेंगे। राज की बात सुनकर गुड़िया इधर उधर देखने लगी। राज, क्या हुआ? तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? गुड़िया, पंडित कुछ देर पहले यहीं थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उन्हें बाहर देखने ही आई थी। गुड़िया की बात सुनकर महेश हंसते हुए बोला, राज, ये सारे स्कूल मास्टर एक जैसे ही होते हैं, कब इनका मूड बदल जाए कुछ पता नहीं। अब देखो, पता नहीं कहाँ चले गए। काजल गुड़िया की ओर देखकर बोली, पंडित ने हमारे बारे में कुछ बताया था। अचानक गुड़िया को याद आ गया कि पंडित ने कुछ देर पहले उससे कहा था कि उसके दोस्त यहाँ आने वाले हैं। गुड़िया काजल की ओर देखकर बोली, हाँ,
कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझे बताया था, काजल तो फिर हमें अंदर आने को नहीं कहोगी। काजल की बात सुनकर गुड़िया बुरी तरह से झेप गई। गुड़िया माफ कीजिएगा, मैं आप सबका सामान आपके रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। कुछ देर पहले पंडित आपके बारे में ही बता रहे थे। गुड़िया ने उन तीनों का सामान कार से निकालकर अंदर आ गई। राज, महेश, काजल भी घर के अंदर आ गए। अंदर जाकर काजल उसी शीशे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां कुछ देर पहले पंडित खड़े हुए थे। काजल, यहां से बाहर का व्यू कितना अच्छा लगता है। महेश, इसमें तो कोई शक नहीं, काजल जितना सुंदर भीमताल है उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मुझे ये घर लग रहा है। राज अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल करने लगा। महेश राज की ओर देखकर बोला, किसका नंबर लगा रहे हो? राज, पंडित का नंबर लगा रहा हूं, लेकिन पंडित फोन उठा ही नहीं रहे। तभी गुड़िया उन तीनों की ओर देखकर बोली, आप सब खाने में क्या लेंगे? नहीं, हम लंबे सफर से आए हैं और काफी थके हुए हैं। खाना हम खाकर आए हैं, अब हम बस आराम करना चाहते हैं। बस तुम एक काम करना, पंडित कभी भी आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और वह तीनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और कब उन्हें नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। मगर गुड़िया की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। उसके कानों में अभी भी पंडित की चीख गूंज रही थी और उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ तो गलत हुआ है जिसे वह नहीं जानती थी। पंडित का इंतजार करते करते गुड़िया को आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया था। गुड़िया घर के एक रूम में कंबल ओढ़े छत को घूरे जा रही थी। अचानक गुड़िया उठकर खड़ी हो गई और अपने आप से बोली, कुछ तो गलत है। पंडित अनुशासन के बहुत ही पक्के हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह इतनी देर के लिए लापता हुए हो, और खास तौर से तब जब उनके मेहमान यहां पर आए हों। इतना बोलकर गुड़िया के पैर आधी रात में घर के बाहर की ओर चले गए। गुड़िया टॉर्च पकड़े हुए घर के बाहर गार्डन में खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। न जाने क्यों इतनी कड़कड़ाती हुई सर्दी में आज गुड़िया के माथे पर से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। अचानक वो अपने आप से बोली, मैं भी कितनी पागल हूं, मुझे आज हो क्या गया है। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका गुड़िया के शरीर से टकराया और अचानक देखते ही देखते चारों ओर धुंध बुरी तरह से बढ़ने लगी। गुड़िया अविश्वास भरी नजरों से उस बढ़ती हुई धुंध को देख रही थी। अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। गुड़िया ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उसके गले से चीख निकल गई। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि पंडित था, जिसकी शक्ल बेहद भयानक हो चुकी थी। पंडित भयावह मुस्कान के साथ गुड़िया को देखे जा रहे थे। गुड़िया ने देखा, पंडित का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। पंडित की आंखों की जगह दो बड़े बड़े काले गड्ढे पड़े हुए थे और आंखें गायब हो चुकी थी। गुड़िया डरते हुए बोली, आपको क्या हो गया? गुड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी पंडित धुआं बनकर वहां से गायब हो गए। तभी गुड़िया के कानों में किसी लड़की का मधुर स्वर सुनाई दिया, एक बार पीछे तो देखो गुड़िया। गुड़िया ने जैसे ही पलटकर देखा तो डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी ही हमशक्ल खड़ी हुई उसे घूरे जा रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका फिर से गुड़िया के शरीर से टकराया और गुड़िया इस बार सीधे उड़ती हुई उसी पेड़ की दूसरी नुकीली शाख से टकराई। वह नुकीली शाख गुड़िया के सीने के आर पार हो गई। गुड़िया की दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई। गुड़िया और पंडित की लाशें उस घने पेड़ पर आमने सामने थीं। अगले ही पल गुड़िया का चेहरा भी पंडित जैसा सफेद हो गया और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गईं। गुड़िया के मरते ही अचानक गुड़िया की हमशक्ल एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। उसने लाल रंग का सुहागन का जोड़ा पहन रखा था। वो एक भयावह मुस्कान लिए पंडित और गुड़िया की लाश को देखने लगी। अचानक वो मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गई और सीधे राज का कमरा खोलकर राज को निहारते हुए बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आखिर वो दिन आ ही गया, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तभी उस सुंदर लड़की की नजर राज के बगल में सो रही काजल पर पड़ी। काजल को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आए। अचानक वो धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। अगली सुबह राज, काजल और महेश गुड़िया को आवाज लगाते फिर रहे थे, मगर काफी देर देखने के बाद भी गुड़िया उन तीनों को घर में कहीं
भी नजर नहीं आई। महेश गुस्से में राज की ओर देखकर बोला, महेश यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। पहले पंडित गायब हो गया, अब यह गुड़िया भी दिखाई नहीं दे रही। महेश की बात सुनकर काजल महेश और राज का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम दोनों तो कह रहे थे कि पंडित तुम दोनों का बहुत अच्छे दोस्त हैं। भला ऐसी भी क्या दोस्ती कि पंडित ने तुम दोनों का फोन तक रिसीव नहीं किया और ना ही मिलने आया। काजल की बात सुनकर राज गंभीर होकर बोला, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। कल पंडित और आज वो नौकरानी भी गायब है। राज ने इतना कहा ही था कि तभी उन तीनों के कानों में एक लड़की की बेहद सुरीली आवाज सुनाई दी। उसका पति कुछ दिनों से लापता है, वो उसे ही तलाश करने के लिए यहां से चली गई है। राज, महेश और काजल ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके सामने एक बेहद सुंदर लड़की लाल साड़ी में खड़ी हुई उन तीनों को घूरे जा रही थी। उस सुंदर लड़की की साड़ी के अंदर से परफ्यूम की तेज महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। राज उसकी ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? वो लड़की बोली, मैं भी यहाँ की नौकरानी हूँ। गुड़िया जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं ही आप सबकी सेवा करूंगी। वैसे आप लोग खाने में क्या लेंगे? महेश, लेकिन तुम शक्ल से नौकरानी तो नहीं दिखती। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की बोली, मेरा नाम रानी है, और हाँ, ऊपर वाले ने मेरी शक्ल ही रानियों वाली बनाई है। सिर्फ आप ही नहीं, हर कोई मुझे देखकर धोखा खा जाता है। तभी उन तीनों के कानों में सुगंधित खानों की महक आने लगी। अचानक उन तीनों ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था। वह तीनों हैरत से हक्का बक्का होकर डाइनिंग टेबल की ओर देखने लगे। तभी राज के कानों में रानी की आवाज पड़ी, रानी, क्या देख रहे हो राज? अजीब बात है, कुछ सेकंड पहले ये टेबल खाली थी। रानी, अरे आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। वो क्या है कि आप गुड़िया को देखने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गए कि आप सबकी खाने पर नजर ही नहीं पड़ी। खाने को देखकर उन तीनों की भूख बुरी तरह से जाग गई। रानी, हमारे पहाड़ों में कहावत है कि खाने को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाते। वह तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए। दोपहर के 3 बजे थे। पुजारी राम प्रसाद काली माता मंदिर के बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति से बातें कर रहे थे कि अचानक एक अजीब सी धुंध ने उस मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर उनकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। वो व्यक्ति राम प्रसाद से डरते हुए बोला, क्या हुआ पुजारी जी? आपकी आंखों में अचानक ये डर कैसा झलकने लगा? पुजारी राम प्रसाद, क्या तुमने ये धुंध नहीं देख रहे जो कितनी तेजी से मंदिर के आसपास फैलती जा रही है? पुजारी जी, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में कब ठंडी हवा चल जाए, कब धुंध बढ़ जाए, कोई नहीं कह सकता। पुजारी, तुम्हारी बात तो सही है, यह कोई आम धुंध नहीं है। क्या मतलब है आपका? पुजारी मुंह में बड़बड़ाते डरते हुए बोला, यह धुंध एक संकेत है। संकेत इस बात का कि वह निकल आई है। अगर उसे नहीं रोका गया तो तबाही निश्चित है। राज और काजल घर के बाहर चाय पीने में व्यस्त थे कि तभी महेश तैयार होकर वहां आते हुए बोला, तुम दोनों यहीं पर बैठकर आराम से चाय पियो, मैं जरा घूम कर आता हूं। राज, यह गलत बात है महेश, हम तीनों साथ साथ आए हैं तो घूमने भी हम तीनों को साथ साथ जाना चाहिए। देखो तुम दोनों पति पत्नी हो, मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। मैं एक बेचलर बंदा हूं, अकेल ही घूमना चाहता हूं। इतना बोलकर महेश मुस्कुराता हुआ अपनी कार लेकर सीधा रोहिणी ताल की पहाड़ियों पर दौड़ाने लगा। वह कार को हल्की रफ्तार से चला रहा था और आसपास के मनमोहक दृश्य का मजा भी उठा रहा था। वो कार चलाते हुए अपने आप से बोला, रोहिणी ताल तो वाकई बहुत ही सुंदर है। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से 6 महीने बाहर ही ना निकलूं। सुंदर पहाड़ियां, सुंदर सुंदर दृश्य, ताजी हवा, इंसान को और क्या चाहिए? तभी भयंकर काला धुआं एक घने पेड़ की शाख से निकलकर महेश की कार के सामने मंडराने लगा। महेश को आगे का दिखाई देना बहुत मुश्किल हो गया। अचानक महेश की कार एक घने पेड़ से टकरा गई। महेश बेहद फुर्ती से उस कार के अंदर से बाहर निकल आया और डरते हुए बोला, ओ माय गॉड, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर कार पेड़ से ना टकराकर थोड़ी आगे बढ़ जाती तो सीधी खाई में गिरती। तभी महेश के कानों में पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। लड़की की आवाज, लगता है हमारी किस्मत में यही पर मिलना लिखा था। महेश ने जैसे ही पलट कर देखा
सामने रानी खड़ी हुई, उसे रहस्यमयी अंदाज में देखकर मुस्कुरा रही थी। महेश, तुम तो घर में थी, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? रानी, बस आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। रानी इठलती हुई अजीब से अंदाज में महेश के बेहद करीब आकर खड़ी होकर उसे निहारने लगी। महेश, ऐसे क्या देख रही हो रानी? सच बताऊं, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब तुम्हारे मन में मुझे देखकर क्या विचार आया था? महेश, क्या मतलब है तुम्हारा? रानी, क्या तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया था कि काश यह लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती? रानी की बात सुनकर महेश बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या तुम मन के अंदर की बातें भी पढ़ लेती हो? रानी, वह सब छोड़ो, मैं एक आजाद ख्यालों वाली लड़की हूं। जिस तरह मैं तुम्हें अच्छी लगी उसी तरह तुम भी मुझे अच्छे लगे। यह सुनकर महेश के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो रानी को अपनी बाहों में भरने ही वाला था कि तभी रानी उसे रोकते हुए बोली, ये सड़क है, मैं नहीं चाहती हम दोनों को कोई और देखे। मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह भी जानती हूँ जहाँ पर हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। कुछ देर बाद महेश रानी के साथ एक पुरानी हवेली के अंदर बने हुए एक अजीब से मंदिर में खड़ा हुआ था, जहां पर मनहूसियत सी फैली हुई थी। उस मंदिर में एक बड़ी ही भयानक चांडाल की मूर्ति पूरी तरह से नग्न थी। उसके आसपास आग जल रही थी। उस भयानक मूर्ति को देखकर महेश बुरी तरह से घबरा गया। रानी की ओर देखकर बोला, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? क्या यह तुम्हें रोमांस करने की जगह लगती है? ये तो मुझे कोई भूतिया जगह लगती है। तभी रानी महेश को अजीब सी नजरों से घूरने लगी। महेश को रानी की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण का एहसास होने लगा। कुछ ही सेकंड में महेश धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ रानी के बेहद नजदीक पहुंच गया। रानी बड़े ही रहस्यमय अंदाज में महेश की ओर देखकर बोली, हमारे पहाड़ों में विवाह से पहले कोई भी लड़की अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती। अगर तुम मेरे शरीर को भोगना चाहते हो तो अपने खून से इस मूर्ति के सिर में अपना खून लगा दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी चाहे वह तुम कर सकते हो। महेश ने बगैर सोचे समझे तुरंत अपने अंगूठे को उस मूर्ति के नुकीले पत्थर पर गड़ा दिया। महेश के अंगूठे से खून बहने लगा। उसने बगैर देरी किए हुए उस भयानक मूर्ति के सिर में खून लगा देता है, मगर खून लगते ही अचानक रानी एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई और देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल की शक्ल में परिवर्तित हो गई। अगले ही पल उस भयानक चुड़ैल ने अपने पंजे महेश की गर्दन में गड़ा दिया। महेश की एक जोरदार चीख उस मंदिर में गूंज गई। महेश के शरीर से खून का फव्वारा उस मूर्ति के ऊपर फूट पड़ा। तभी वह चुड़ैल हंसती हुई उस मूर्ति की ओर देखकर बोली, बस कुछ समय की बात और है, उसे यहाँ पर आना होगा। सुबह से ही रोहिणी ताल में ठंड बहुत ज्यादा थी। कोहरे की वजह से सभी सैलानी अपने होटलों में दुबके हुए थे। पुजारी राम प्रसाद मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकले ही थे कि तभी उनके कानों में एक स्त्री की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कैसे हो पुजारी जी? राम प्रसाद कोहरे में उस स्त्री को देखने का प्रयास करने लगे। कुछ ही देर बाद एक स्त्री कोहरे को चीरते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। राम प्रसाद हैरत से उसकी ओर देखकर बोले, रेखा, तुम यहां क्यों आई? अशोक कहाँ है? रेखा, मेरी मदद कीजिए पुजारी जी, तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था। रेखा, जानती हूं पुजारी जी, मगर मजबूरी में मेरे कदम रोहिणी ताल की ओर चले गए। राम प्रसाद, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या तुम अकेली यहां पर आई हो? रेखा, मेरे पति कुछ महीने पहले बाहर गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। रेखा की बात सुनकर राम प्रसाद रेखा की ओर गौर से देखते हुए बोले, आओ मंदिर के अंदर चलकर बात करते हैं। कुछ ही देर में रेखा मंदिर के अंदर बैठी हुई थी। राम प्रसाद, अब मुझे बताऊं रेखा, तुम्हारे चेहरे पर चिता की लकीरें कैसी झलक रही हैं? पुजारी जी, मेरा बेटा राज कुछ महीनों पहले मुझे और मेरे पति को बगैर बताएं ना जाने कहां से एक काजल नाम की लड़की को ब्याह लाया। इस बात से मेरे पति का और मेरे बेटे का काफी झगड़ा भी हुआ। वह गुस्से में बिजनेस टूर पर चले गए और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी अपनी पत्नी के साथ रोहिणी ताल घूमने के लिए चला आया। कल रात 2 बजे के टाइम मेरे पास किसी का फोन आया। जब मैंने फोन उठाया तो मुझे एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी।
उस हंसी की आवाज को मैंने 20 साल पहले रोहिणी ताल में सुना था। यह सुनकर पुजारी बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, कुछ तो बहुत भारी गड़बड़ है। मुझे लगता है कि अब मदद की तुम्हें नहीं बल्कि सारे रोहिणी ताल को है। इतना बोलकर पुजारी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। शाम के 6 बज चुके थे। राज आंखें फाड़ फाड़ कर महेश का इंतजार कर रहा था। वह बेचैनी से बार बार घड़ी देखता और फिर अपना मोबाइल निकाल लेता। उसकी इस हरकत को उसकी पत्नी काजल काफी देर से देख रही थी। क्या हुआ राज समझ में नहीं आता। महेश कहाँ चला गया? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। काजल, महेश कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, आ जाएगा। हाँ, मगर वह मेरा फोन भी तो उठा सकता है। नहीं, मुझे तो अब टेंशन होने लगी है। यहाँ आने के बाद पंडित भी कहीं नहीं मिले, ऊपर से यहाँ की नौकरानी भी अचानक से छोड़कर चली गई और यह रानी भी कहीं नजर नहीं आ रही और महेश भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। आखिर यह सब क्या हो रहा है? फिर राज और काजल कुछ रोमांटिक बातें करने लगे। तभी काजल के कानों में किसी लड़की की आवाज आई, आखिरी बार देख लो इसे, क्या पता फिर देखने का मौका ना मिले। काजल शायद उस आवाज को पहचानती थी। काजल की आंखों का कलर अचानक चेंज हो गया। उसकी ब्राउन आंखें अचानक से नीली आंखों में परिवर्तित हो गईं। अचानक काजल के खूबसूरत चेहरे पर वह वहशीपन झलकने लगा। काजल गुस्से से चीखती हुई बोली, बुज़दिलों की तरह छुपी हुई क्यों हो? सामने क्यों नहीं आती? काजल ने इतना कहा कि तभी वहां पर काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल वो काला धुआं रानी में परिवर्तित हो गया। रानी की आंखें भी गहरी नीली थीं। काजल में जानती थी कि तुम यहां पर जरूर आओगी। अचानक पुजारी अपनी आंखें खोलकर रेखा की ओर देखकर बोला, अनर्थ, अनर्थ। पुजारी की बात सुनकर रेखा की आंखों में दहशत के साए लहराने लगे। रेखा, कैसा अनर्थ पुजारी जी? जिस लड़की को तेरा बेटा ब्याह कर लाया है, क्या तूने उस लड़की के परिवार के बारे में कुछ पता किया था? रेखा, मेरे बेटे राज ने तो मुझे यही बताया था कि काजल अनाथ है और वह हॉस्टल में पढ़ती थी। कॉलेज में ही उन दोनों की मुलाकात हुई और प्यार हो गया। यह सुनकर पुजारी बोला, यह सब झूठ है। उस लड़की ने तेरे बेटे को बड़ी खूबसूरती से धोखा दिया। अपने बेटे राज को तेरा पति अशोक रोहिणी ताल की उन बलाओं से दूर रखना चाहता था, मगर उसमें से एक बला उसकी खोज में शहर तक पहुंच गई। रेखा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। पुजारी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पुजारी, जिस लड़की को तेरा बेटा ब्याह कर लाया है वह लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उसी चुड़ैल की मांग में तेरे बेटे ने सिंदूर भरा है। वह चुड़ैल अब एक सुहागन चुड़ैल बन चुकी है। तेरा पति बाहर नहीं गया बल्कि मौत की आगोश में सो चुका है। यह सुनकर रेखा को अपने ऊपर बिजली सी गिरती हुई महसूस होने लगी। वो कांपती हुई बोली, ऐसे कैसे हो सकता है पुजारी जी? मैं जानता हूं मेरी बात पर विश्वास करना तेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं तुझे अपनी शक्तियों के द्वारा वह सब कुछ दिखा सकता हूं जो तेरे पति के साथ हुआ। इतना बोलकर पुजारी ने थाली में रखा हुआ सिंदूर आंख में गिरते ही रेखा ने अपने आप को बेहोशी की गहराइयों में जाता हुआ पाया। अचानक रेखा की आंखों में एक दृश्य चलने लगा। कुछ 3 महीने पहले आधी रात के वक्त काजल छत पर खड़ी हुई आकाश को घूरे जा रही थी। अशोक रात के वक्त छत पर अक्सर टहलने के लिए आया करते थे। छत पर जैसे ही उनकी नजर काजल पर पड़ी, वह चौंकते हुए बोले, बहू, तुम छत पर क्या कर रही हो? तुम्हें आज की रात में छत पर नहीं आना चाहिए। आज अमावस की रात है और तुमने अमावस की रात ये शादी का लाल जोड़ा क्यों पहन रखा है? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी बहू काजल अचानक अशोक की ओर मुड़ गई। काजल का चेहरा देखकर अशोक के गले से चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। चेहरे का मांस बुरी तरह से गला हुआ था, जिस पर बड़े बड़े भयानक कीड़े खा जाने वाली नजरों से अशोक को देख रहे थे। अशोक कौपता हुआ बोला, कौन हो तुम? तभी वह भयानक औरत अशोक की ओर देखकर बोली, अपनी बहू को नहीं पहचानता तू? अशोक, तुम मेरी बहू नहीं हो सकती। लगता है तू सब कुछ भूल गया। याद कर, आज से 20 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि तू अपने बेटे को लेकर कहीं भी चला जा, मगर तेरे बेटे को वापस यही आना पड़ेगा। तेरा बेटा तो वापस नहीं आए, इसलिए मैं ही उसे वापस लेने के लिए खुद यहां पर आ गई और मैं उसे वहीं पर लेकर जाऊंगी। अशोक कौपते हुए वहां से भागने ही वाला था कि तभी अचानक उस ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो
वो भयानक औरत हंसते हुए बोली, मेरा राज तू जान चुका है कि मैं एक चुड़ैल हूं, इसलिए तुम्हारा जीवित रहना मेरे लिए खतरनाक है। इतना बोलते ही वह बिजली की रफ्तार से अशोक के सामने खड़ी हो गई और उस चुड़ैल ने अपने पंजे अशोक की गर्दन में गाड़ दिए और अशोक वहीं के वहीं मर गया। उसके शरीर को आग लग गई, उसका शरीर जलकर राख हो गया। उस चुड़ैल ने काजल का रूप ले लिया और मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। इस तरह से रेखा को सब कुछ पता चल गया। रेखा अपने होश में आ गई। यह सब देखकर रेखा बहुत डर गई थी और पुजारी जी से बोलने लगी, मेरी मदद कीजिए, मेरा बेटा उस चुड़ैल के साथ है, मेरे बेटे को बचा लीजिए। पुजारी जी ने कहा, यह सब तुम्हारे पति के कर्मों का नतीजा है, तुम सब जानती हो। तभी रेखा ने कहा, मेरे पति को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है, लेकिन इसमें मेरे बेटे का क्या दोष। रेखा की बात सुनकर पुजारी रामप्रसाद क्रोधित होकर बोला, कभी कभी इंसान के कर्मों की सजा उसकी पीढ़ियां तक को चुकानी पड़ती है। रेखा बोलने लगी, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेरे पति ने ऐसा क्या किया था। मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। पुजारी, क्या तुम नहीं जानती? पुजारी जी, सच में मैं कुछ नहीं जानती। 20 साल पहले जब मैंने रोहिणी ताल छोड़ा था, तब से मैं अपने पति से पूछती आ रही हूं कि वह खौफनाक चीज क्या थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी बात को टाल दिया। 20 साल पहले। पुजारी जी बोलते हैं, यह बात तब की है जब तुम्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तुम लोगों ने सभी डॉक्टर को दिखा लिया था और इस दुख में तुम और तेरा पति अशोक बहुत दुखी रहते थे। एक दिन अशोक अपनी मीटिंग के सिलसिले में नैनीताल आया था। वहां पर उसकी दोस्ती एक आदमी से होती है जो कि उसे उसकी मीटिंग में ही मिला था और धीरे धीरे अशोक उसे अपने दिल की बात बताता है। यह सुनकर वह आदमी अशोक पर हंसने लगा। अशोक बड़ा हैरान हुआ और थोड़ा सा गुस्सा होकर बोला कि तुम हंस क्यों रहे हो? वो बोला, बस ये बात थी क्या? तभी वो बोलता है कि मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूं जिसकी मदद से तेरे बच्चा हो सकता है, लेकिन जो भी वो बोलेगा तुम करना होगा। अशोक ने कहा, जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा। तो ठीक है अशोक, कल हम रोहिणीताल तांत्रिक से मिलने जाए गए। अगले दिन वो दिनों रोहिणीताल को निकल जाते हैं और वो रोहिणीताल के जंगलों में तांत्रिक से मिलते हैं। तांत्रिक बोलता है, मुझे सब पता है, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा करना होगा। अशोक बोलता है, ठीक है। तब वो तांत्रिक अशोक और उसके दोस्त को एक बहुत पुरानी हवेली में लेकर जाता है। उसके अंदर एक गुफा होती है जो कि राजों के वक्त की थी। यह सब देखकर अशोक और उसका दोस्त डरने लगे। तभी तांत्रिक बोला, डरो मत, मेरे पीछे ही रहना तुम दोनों। इतने में वो एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाले मंदिर में गए। वहां का वातावरण बहुत मनहूस था और वो देखने में किसी भी देवी यह देवता का मंदिर नहीं लग रहा था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, सामने एक मूर्ति नग्न अवस्था में रखी हुई थी। तभी तांत्रिक बोलता है, यह है चांडाल, चुड़ैलों का देवता। यह तुम्हें सब दे सकता है, इसकी पूजा हम दोनों को नग्न होकर करनी होगी। तभी अशोक और तांत्रिक अपने कपड़े उतार देते हैं। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और अशोक को कहता है, अपना वीर्य निकालकर इस मूर्ति के ऊपर लगाओ। जैसे ही अशोक ऐसा करता है, तभी वह पर दो बहुत खूबसूरत लड़कियां आती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर वह लड़का हुआ तो उसे यही इस मंदिर में लाना होगा और चांडाल देवता के सामने हम दोनों की शादी करनी होगी। अशोक हड़बड़ी में और बच्चे की लालसा में उस हाँ कर देता है। तभी वह दोनों लड़कियां काले साए में प्रकट होकर चुड़ैलों के असली रूप में आ जाती हैं। अशोक को बच्चा होने का वरदान देती हैं और बोलती हैं, अगर तू अपने किए हुए वादे से पलटा तो तू दुनिया में कहीं भी चले जाना, मैं तुम्हें और तेरी आने वाली सारी पीढ़ियों को खत्म कर दूंगी और तुम्हें अपनी पत्नी के साथ इसी हवेली में रहना होगा जब तक तुम्हें बच्चा नहीं होता। जब उसकी उम्र 18 वर्षों की न हो जाए, तभी अशोक अपनी पत्नी को बिना कुछ बताएं उसे हवेली में ले आता है और समय होने पर अशोक की पत्नी को एक लड़का होता है जो कि बहुत खूबसूरत था। यह देखकर अशोक बहुत घबराने लगता है क्योंकि उसे चुड़ैल की कही बात याद आ जाती है। तभी वो फिर से तांत्रिक के पास जाता है
और उससे बोलता है कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकता। वो बहुत रोने लगता है। तंत्रिक बोलता है, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? मेरा तो क्या है, मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी तू जिद कर रहा है तो सुन, अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर रोहिणीताल की हद से बाहर निकल जा। उन चुड़ैलों की शक्तियां रोहिणीताल के अंदर ही काम करती हैं, लेकिन वो कहीं भी जा सकती हैं मगर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसकी शक्तियों रोहिणीताल में बहुत प्रचंड होती है, लेकिन वो रूप बदल कर कहीं भी जा सकती है। अब कहानी आज के समय में आती है। ये सब सुनकर रेखा की आत्मा तक हिल जाती है और पंडित राम प्रसाद से अपने बेटे राज को बचाने के लिए रोने लग जाती है। पंडित राम प्रसाद बोलता है, मैंने अपनी शक्तियों से 3 लोगों की मौत देखी है और उन तीनों का खून उस चुड़ैल ने अपने उस चांडाल देव को चढ़ा दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसका उपाय जानता हूं। लेकिन याद रखना, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सब मरेंगे। ये से 10 किलोमीटर दूर एक अघोरी रहता है, वही हमारी मदद कर सकता है। रेखा अपनी गाड़ी निकालकर पंडित जी को साथ लेकर उस अघोरी के पास चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रानी काजल से बोलती हैं कि मैंने तुम्हें राज को यह लाने के लिए बोला था, ये मेरे वरदान से हुआ था, तो मैं ही इसकी सुहागन बनूंगी। और तुमने जो किया है, तुम्हें पता है ना कि चांडाल देवता तुम पर क्रोधित होकर तुम्हें अग्नि में भस्म कर सकते हैं। अगर जल्दी ही हमने इसकी बलि न दी तो तुम तो मरोगी ही, साथ में मुझे भी मरना होगा। इसलिए चांडाल देवता को खुश करने के लिए मैंने इसके दोस्त महेश की बलि दी और मुझे इनके दोस्त पंडित को भी मारना पड़ा, जिसके घर ये रहने आए थे, क्योंकि पंडित के बाप ने ही 20 साल पहले राज के बाप अशोक की मदद की थी। और मुझे इसकी नौकरानी गुड़िया और उसके पति को भी मारना पड़ा, जो रात को दूध लेने जा रहा था। और इन सब का खून मुझे चांडाल देवता को खुश करने के लिए चढ़ाना पड़ा। काजल यह सब सुनकर बहुत डर जाती है और रानी से बोलती है कि अब मैं क्या करूं। तभी रानी बोलती है, तुम्हें अपने पतिराज की बलि चांडाल देवता को देनी होगी और यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर रानी और काजल राज को लेकर गायब हो जाती है। उधर राम प्रसाद और रेखा अघोरी के पास पहुंच जाते हैं। अघोरी उन्हें देखकर बोला, आ गए तुम दोनों, चलो मेरे साथ शमशान में, और जो हम करने वाले हैं वो मौत है। हमें चुड़ैलों के देवता चांडाल को अपनी माया से बांधकर उसकी वो मूर्ति तोड़नी होगी। तभी वो अघोरी अपने, रेखा और राम प्रसाद के चारों ओर रक्षा कवच खींचता है। अघोरी काल भैरव और मां काली का बहुत बड़ा भक्त था। वो अपने मंत्रों से काल भैरव को याद करने लगा। तभी आसमान में बिजली खड़कने लगी और एक बहुत बड़े आकार में काल भैरव उसके सामने थे। काल भैरव ने बोला कि इस चांडाल को अपनी माया में फंसाने के लिए तुम मां काली की जोगनी की मदद लेनी होगी। इतना बोलकर काल भैरव अघोरी को आशीर्वाद देकर चले गए। तब अघोरी ने मां काली को याद किया। तभी मां काली ने अघोरी को एक जोगिनी दी। उसने आते ही उस चांडाल देवता को अपनी माया में बांधना शुरू कर दिया। तभी उन चुड़ैलों को इसके बारे में पता चल गया और वो जोरों से चीखने लगी और अघोरी के सामने प्रकट हो गई। तभी वो अघोरी माता काली को याद करते हुए उस जोगनी से बोलता है, इन चुड़ैल को अपने साथ ले जाओ। तभी वो चुड़ैल बोलने लगी, हमें जाने दो। लेकिन जोगनी ने उन दोनों को अपना ग्रास बना लिया और वो चांडाल देवता की मूर्ति अघोरी के सामने प्रकट हो गई। अघोरी ने माता काली को याद करते हुए पास पड़े एक खप्पर से चांडाल देवता की मूर्ति का सर धड़ से अलग कर दिया और अघोरी ने बोला, जा बचा ले अपने बेटे की जान, वो वहीं तुम्हें हवेली के बाहर मिलेगा। रेखा और राम प्रसाद पंडित जी उस अघोरी बाबा का धन्यवाद करते हैं और राज को लेने अपनी गाड़ी में उस हवेली के बाहर आते हैं। यहाँ पर राज मूर्छित अवस्था में पड़ा था। इसे उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं। तभी राम प्रसाद पंडित बोलते हैं, चली जाओ इसे यह से लेकर और कभी भी यह मत आना। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें।